सबकी बात करे, सबको फायदा पहुंचाने की बात करे, वही हमारा हम सबका लीडर है, वही हिंदुस्तान का लीडर है। जो ऑल ओवर इंडिया जब बात करते हैं तो वो मोस्टली असदुद्दीन ओवैसी बात करते हैं। नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज के चैप्टर में बात उस घमासान की जो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर मची हुई। बाहर दिख नहीं रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर एक बड़े वोट बैंक को लेकर कथित सेक्युलर पार्टियों की बेचैनी बढ़ती चली जा रही कि भाई अगर ओवैसी वाली लाइन पर मुसलमान गलियाने लग गए तो फिर उनका क्या होगा, जिन्होंने मुस्लिम वोट बैंक और जाति वाले समीकरण को बैठाते हुए सत्ता का स्वाद लिया। एक तो पहले ही किनारे पर है, अब और कहां जाएंगे भाई। आज बात करूंगा कि मुस्लिम वोट के कितने सालार बचे जो बेचैनी में इधर से उधर घूम रहे हैं। सबसे नजदीकी टेस्ट तो बंगाल का ही है। ममता दीदी तो एसआईआर वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगाकर आ गई। आप समझ ही रहे होंगे मतलब। और बात सिर्फ ममता अखिलेश की नहीं है। 2029 में सत्ता का सपना देख रही कांग्रेस के लिए भी चिंता 440 वोल्ट वाली। जूनियर मदनी, सीनियर मदनी, ओवैसी, हुमायूं कबीर, इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी, इनमें से देश का मुसलमान किसे अपना लीडर मान रहा है। आज इस मुद्दे पर ग्राउंड से रिपोर्ट लाया हूं, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। राजनीति में धर्म या धर्म की राजनीति, सवाल ये आज का नहीं है। आजादी के बाद से सेकुलर भारत की राजनीति में ये बहस आम रही है। एक बार फिर देश की करीब 20% मुस्लिम आबादी और इसके वोट बैंक पर दावेदारी को लेकर सियासी जंग जारी है। ये वो चेहरे हैं जो मुसलमानों और उनके हक की नुमाइंदगी का दावा करते हैं, लेकिन क्या भारतीय मुसलमानों के बीच इनमें से कोई ऐसा है जो ज्यादा असरदार, दमदार और असल में उनका झंडा बरदार है? आखिर क्या वजह हो गई कि पिछले कुछ अरसे से मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वालों के चेहरों की रंगत उड़ी हुई है? क्या दक्षिण से चली किसी हवा का असर है? ओवैसी एआईएमआईएम का परचम लेकर हैदराबाद से निकले हैं। बिहार के विधानसभा और महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में एआईएमआईएम के प्रदर्शन ने मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वाली कथित सेकुलर पार्टियों के नेताओं की सांसद बढ़ा दी है। सवाल है कि क्या 26 में बंगाल की धरती पर ममता की मुसीबत बढ़ने वाली है? 27 में यूपी के समर में अखिलेश की फजीहत होने वाली है। बड़ा रोचक है बैटल ऑफ नॉर्थ और बैटल ऑफ ईस्ट। भारी मंचों से ऐलान हो रहा है मुस्लिम वोट बैंक बिखरे नहीं, एक रहे। इसको लेकर ताकीद की जा रही है। बिहार इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र के लोकल बॉडी नतीजों के बाद से पारा चढ़ा हुआ है। खलबली मुस्लिम वोट बैंक को लेकर है। ओवैसी की राजनीतिक लाइन से भले नाइत्तफाकी न हो, भले कट्टरपंथी लकीर से कोई परहेज न हो, लेकिन फिर भी सेक्युलरिज्म की दुहाई देते मौलानाओं के धार्मिक जलसों में सियासी सूचनाएं दी जा रही हैं। तो मौलानाओं से लेकर कथित सेक्युलर दलों के नेताओं के निशाने पर ओवैसी है। ओवैसी को हदों में रहने की ताकीद दी जा रही है। संदेशे भिजवाए जा रहे हैं ताकि नॉर्थ और ईस्ट के बैटल में कथित सेकुलर दलों के हाथों से सत्ता फिसल न जाए कहीं। नॉर्थ का बैटल यानी उत्तर प्रदेश और ईस्ट का बैटल मतलब खास तौर से बंगाल में इसी साल चुनाव होने हैं। ममता की सत्ता का एक बड़ा आधार मुस्लिम वोट बैंक रहा है। तो वहीं 2027 में यूपी में चुनाव होने हैं और मोटे तौर पर यहां अखिलेश की पार्टी को मुस्लिम वोट एक मुश्त पड़ता रहा है। ओवैसी इन दोनों ही राज्यों में बड़े लक्ष्यों के साथ मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। बंगाल नजदीक है, बिहार के भी और चुनावों के हिसाब से भी।
पिछले दिनों बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी से अलग हुए हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी। तब से मुस्लिम वोट बैंक के एक अहम दावेदार के तौर पर उनकी गिनती भी हो रही है। वो तो खुद को बंगाल का ओवैसी तक कहते हैं। जिस तरह से इस कार्यक्रम में मुसलमानों का हुजूम उमड़ा, उसे ममता बनर्जी के लिए एक सियासी खतरे के तौर पर देखा गया। बंगाल की राजनीति में अब एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। अब पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीनों का समय रह गया है और अब तक जो ममता बनर्जी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, जो सबसे बड़ी वोट बैंक थी, वो थी मुस्लिम वोट बैंक। और अब इसी मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और इसमें मदद ली जा रही है हुमायूं कबीर से। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम और हुमायूं कबीर की पार्टी जनता उन्नयन पार्टी जब एक साथ आएगी तो क्या अब ममता बनर्जी को बड़ा झटका मिलेगा और क्या ममता बनर्जी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है? हुमायूं कबीर की जन उन्नयन पार्टी और एआईएमआईएम का साथ आना क्या ममता बनर्जी से मुसलमानों को दूर कर सकता है? ये सवाल बड़ा है। अगर ऐसा हुआ तो ममता के लिए गठजोड़ अलार्मिंग माना जा रहा है। इसे समझिए जरा। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर करीब 30% हैं। इसमें भी बांग्ला बोलने वाले मुसलमान करीब 27% हैं और उर्दू बोलने वाले करीब 3%। 2021 के बंगाल चुनावों में 75% मुस्लिम वोट ममता की पार्टी टीएमसी को मिला था। इस बार अगर हुमायूं कबीर और ओवैसी साथ साथ आए और बंगाल में बिहार और महाराष्ट्र वाली रफ्तार पकड़ी तो सीधा असर ममता बनर्जी के 75% मुस्लिम वोट बैंक पर पड़ेगा। मतलब डायरेक्ट इफेक्ट उन 6 जिलों की सीटों पर पड़ सकता है जो मुस्लिम बहुल है। इसमें मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम आबादी है, जंगीपुर में 62%, मालदा में 51%, उत्तर दिनाजपुर में 50%, बीरभूम में 37% और दक्षिण परगना में 35.5%। इसमें भी कम से कम 40 से 50 सीटों पर मुसलमान वोटर असरदार भूमिका में है। 2021 में जब ओवैसी ने बंगाल की सियासी जमीन पर कदम रखा था, तब से ममता ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताती रही है ताकि मुस्लिम वोट बिखरे नहीं। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। बिहार इलेक्शन में एआईएमआईएम के एक बार फिर 5 सीटों पर जीत का परचम लहराने के बाद एक बात तो साफ हो चुकी है कि मुसलमान अब ओवैसी को बीजेपी की बी टीम मानने को तैयार नहीं। तो क्या इस बार बंगाल चुनावों में ओवैसी मुसलमानों के विजयी सालार निकालने में कामयाब होंगे? बंगाल में मुसलमान क्या कहते हैं, इसे सुनिए। बंगाल का मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी साहब को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो सबके लिए बातें करते हैं। पार्लियामेंट में भी बातें करते हैं असद साहब, मुसलमानों के लिए, सबके लिए। असदुद्दीन ओवैसी जहाँ पे बीजेपी सरकार है उधर जाके बीजेपी की फायदा उठाते हैं। बिहार इलेक्शन में आपने देखा है, ये एक्चुअली मुस्लिम लोगों के लिए बहुत खतरनाक है असदुद्दीन ओवैसी। ये देशवासी देख रहे हैं कि ओवैसी मुसलमान की हक पर लड़ रही है, दलित की हक पर लड़ रही है। पार्लियामेंट का वन एमपी मुसलमान की हक पर लड़ रही है। ये सारा भारतवासी देख रही है। तो क्या ओवैसी की लीडरशिप को लेकर बंगाल का मुस्लिम वोटर 50-50 में बटा है? तो क्या ममता बनर्जी की मुस्लिम वोट बैंक के बंटने वाली चिंता ने ही बंगाल के बजट पर अपना असर डाला है? बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है कि ममता दीदी ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और मदरसों के लिए तो खजाना खोल दिया और 5,713 करोड़ रुपए उसे दिए, जबकि उद्योगों के लिए महज 1,400 करोड़, आईटी के लिए 217 करोड़ और विज्ञान शोध के लिए सिर्फ 82 करोड़ आवंटित किए। बीजेपी ममता पर तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है।
ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल तुष्टीकरण की गहरी खाई में नीचे गिरता चला जा रहा है, जिसकी की झलक आज पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में झलक ही नहीं, बहुत विद्रूप झलक दिखाई पड़ती है। माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसे के लिए 5,713 करोड़ रुपए 5,713 crore rupees have been allocated for minority and madrasa. इंडस्ट्री और कॉमर्स के लिए 1,400 करोड़। इसी साल असम में भी चुनाव होने हैं। मुस्लिम गोलबंदी में जुटे ओवैसी तेलंगाना के लोकल बॉडी इलेक्शन के मंचों से भी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर निशाने लगा रहे हैं। 2 रुपया भी तो रुपया है, वो भी दे दीजिए ना, असम का डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। लेकिन कहाँ दिया है? मेरे पास आएगा वो पैसा? क्या बोला है कि हिमंता बिस्वा शर्मा को 2 रुपया दूंगा, तो मैं तो लेने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन जाने में तो खर्चा ज्यादा लग जाएगा मेरा, तो इसीलिए मेरा पास आके वो दे के जाए, मैं ले लूंगा। लेकिन बात सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की नहीं है। कथित सेकुलर दलों के लिए टेंशन और भी बड़ी है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने मीम और भीम के जिस 2 सूत्रीय एजेंडे पर अपनी राजनीति को कसना शुरू किया है, उसे देश की राजनीति में मुस्लिम सेंट्रिक उभार के तौर पर भी देखा जा रहा है। ओवैसी नेशनल लेवल पर मुसलमानों के लीडर बनने को बेताब हैं। इसी बेताबी ने उन्हें जुबानी तौर पर थोड़ा संतुलित भी किया है। अपने भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट वाले जहरीले बयान को भुलवाकर असदुद्दीन ओवैसी खुद को एक राष्ट्रवादी मुसलमान के तौर पर पेश करने में लगे हैं। ओवैसी आरएसएस पर वार करते हैं, एससी एसटी की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों एक होकर नारा देते हैं। हिजाब वक्फ की वकालत करते हैं, राम मंदिर फैसले पर भी सवाल उठाते हैं, 15 मिनट वाला संकेत भी देते हैं, पाकिस्तान को कोसते भी हैं, लेकिन चीन को पाकिस्तान से बड़ा खतरा बताते हैं। पीएम मोदी 2014 के बाद के दौर को भारतीय सभ्यता का पुनर्जागरण काल कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हाशिए पर रही हिंदू संस्कृति, इतिहास और उसकी पहचान मोदी के दौर में लौटी है। ये हम कहते हैं कि भाई 4 प्रकार के हिंदू है और तो कोई है नहीं। एक है गर्व से कहो हम हिंदू है, दूसरा है हम हिंदू भाई और रहेंगे हिंदू, लेकिन गर्व क्या करना, लोग होते ही है, हम भी है, रहेंगे। तीसरा है जोर से मत बोलो हम हिंदू है, घर में आकर पूछो तो बताएंगे, बाहर नहीं बोलेंगे, कुछ कारण है उनके अपने। और चौथा है कि जो भूल गए हैं, जिनको भुला दिया गया है वो भूले रहे, ऐसी व्यवस्था होती है, करने वाले लोग हैं। बीते करीब 1 दशक से ज्यादा वक्त में पीएम मोदी ने हिंदू पहचान, सांस्कृतिक चेतना को लेकर करीब 75 साल तक बने रहे शून्य को भरा। इसे ही पीएम मोदी ने भारतीय सभ्यता का पुनर्जागरण काल कहा। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि भारतीय सभ्यता के इसी पुनर्जागरण काल में असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी कट्टरपंथी लाइन को मुसलमानों के बीच भरे असंतोष को साधने का एक बेहतर औजार मान लिया। ओवैसी ने हिजाब, वक्फ कानून संशोधन, 3 तलाक जैसे मुद्दों को उभार कर मुसलमानों के बीच एक जगह बनाई। देश में मुसलमान भाइयों को ये चिंता है कि आखिर उनकी बातों को सही में कौन उठा रहा है। बातें बहुत हो रही है कि हम आपके हितैषी हैं, हम आपके हित में काम करेंगे, मगर अब मुसलमान भाइयों को किन बातों पर भरोसा है, या बातें करने वाले नेता जो हैं उन पर उनको भरोसा है या नहीं, किन नेताओं के ऊपर भरोसा है? क्योंकि ममता बनर्जी भी कह रही है, असदुद्दीन ओवैसी साहब भी कर रहे हैं और मौलाना मदनी साहब भी आपके हित की बात कर रहे हैं। भरोसा किन बातों पर हो रही है? कि किसी एक पर अगर कोई भरोसा कर रहा है कि वो मेरे काम आ जाएंगे, बस यही मेरे लिए काफी है। ये हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी आबादी में ये अच्छी बात नहीं है। ये फैसला ले लेना किसी का ठीक नहीं है। हिंदुस्तान के हित में, हिंदुस्तान के फायदे के लिए और हिंदुस्तान के जो 125 करोड़ लोग हैं,
सबके फायदे के लिए काम करे, वो मुसलमान हो चाहे कोई हो, चाहे हिंदू हो चाहे सिख ईसाई हो, जो सबकी बात करे, सबको फायदा पहुंचाने की बात करे, वही हमारा हम सबका लीडर है, वही हिंदुस्तान का लीडर है। तो ओवैसी साहब आते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, हर तकरीर में नारा लगाते हैं, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, ये गलत है। इंशाअल्लाह और रहमान कहते हैं, हर तकबीर हर इसमें, ये ठीक है आप इंशाअल्लाह रहमान कहते हैं, लेकिन उससे सीधे जाता है ये मुसलमान की बात कर रहे हैं। आप सबकी बात कीजिए ना। उसी तरह से ममता बनर्जी एक ताकतवर नेता है, बंगाल को संभाल के रखे हुए हैं।